दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में वर्णित है। दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं को इस सत्य का भली भांति ज्ञान था कि किसी व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए उसको कुछ मौलिक अधिकार देने ही पड़ेंगे, तभी उनका विकास अच्छे से हो पाएगा। दोस्तों मौलिक अधिकारों की उपयोगिता को देखते हुए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है एक अधिकार पत्र होता है जिसको किसी भी हालत में देना ही होता है। दोस्तों मैग्ना कार्टा शब्द वैसे तो सबसे ज़्यादा मतलब शुरुआत फ्रांस से हुआ इस शब्द का, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा उपयोग इंग्लैंड के द्वारा किया जाता रहा है। और दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के मूल संविधान में 7 थे, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संशोधित करके जो 7वां जो मौलिक अधिकार था, जिसको संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसको विधिक अधिकार कर दिया गया और उसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, लेकिन अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। और दोस्तों जो नया जो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया संविधान से, वो है संपत्ति का अधिकार, और उसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 300 का। दोस्तों उसके बाद में जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार न रह के एक विधिक अधिकार रह गया। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं, जो चीज मौलिक अधिकार नहीं होता इसका मतलब वो नहीं होता है कोई गैर संवैधानिक होता है, गैर कानूनी होता है। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार का मतलब आप लोग अंतर समझ लीजिए। मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि आप उसको यूज करेंगे, कोई आपसे पूछेगा ना, कोई भी सरकार या पुलिस आपसे पूछे नहीं आएगी कि आप इसका उपयोग क्यों कर रहे हो। और विधिक अधिकार में आपसे बस पूछेगी उपयोग क्यों कर रहे हो, और वाजिब कारण रहा तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका विधिक अधिकार तो है। और इस चीज को समझते हुए हमारे जो न्यायालय ने 2008 के निर्णय में साफ साफ कहा था कि संपत्ति का अधिकार अभी भी संवैधानिक ही है, भले मौलिक नहीं लेकिन संवैधानिक है। और इसको जब बहुत विकट परिस्थिति रहे, बहुत जरूरी है, तभी हमको इसके अधिकारों से किसको वंचित कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। दोस्तों संविधान को मौलिक अधिकारों को अच्छे से समझने के लिए संविधान में एक वर्ड का यूज किया गया, वो है राज्य। अब दोस्तों राज्य क्या है? राज्य कोई व्यक्ति है, जगह है, क्या है, कोई कैसे समझेगा? इसीलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 जो भाग 3 में सबसे शुरुआत हुआ है, अनुच्छेद 12 राज्यों को परिभाषित किया कि राज्य है क्या चीज जो लोगों को मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाएगा। तो राज्य के अंतर्गत पूरा भारतीय संसद आ जाएगा, राज्यों के विधानमंडल आ जाएंगे, भारतीय सरकार के अंतर्गत प्रमुख प्राधिकारी आ जाएंगे, राज्य सरकार के अंतर्गत भी पूरे प्रमुख प्राधिकारी आ जाएंगे, और भारत सरकार के अंतर्गत पूरे स्थानीय जो भी अधिकारी है, कर्मचारी सब आ जाएंगे। और भारत सरकार के अंतर्गत जो भी संस्था है वो सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे, जिनका स्पष्ट वर्णन या परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में किया गया है। अब दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 साफ साफ कहा है कि संसद कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकता जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करे। अब दोस्तों उसके बाद चालू होता है हमारे मौलिक अधिकारों का पूरा आगे का वर्णन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। अब इसमें कौन कौन समानता है हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला अनुच्छेद 14 में देखा जाए तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। मतलब कि यह है कि अगर कानून के पास अगर दो लोग अगर जाएंगे, दो लोग में लड़ाई होता है, तो कानून समानता के साथ उनका फैसला देगा और कानून का जो संरक्षण रहेगा, जो मदद रहेगी, वो दोनों को बराबर मिलेगी। और दोस्तों अनुच्छेद 14 का जो भी समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता, वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। मतलब कि अगर कोई विदेशी नागरिकों को भी अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो विदेशी नागरिक को भी हमारा कानून पूरा वैसे ही संरक्षण देगा जैसे हमारे नागरिकों को देता है, क्योंकि हम कोई विदेशी नागरिकों की ऐसे मारपीट तो कर नहीं सकते, उसके साथ अन्याय तो कर नहीं सकते। अब दोस्तों उसके बाद आता अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, मूल स्थान के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव का विरोध करता है। और इसका मतलब यह है कि अगर हमारे संविधान में या हमारे कानून में अगर हमारे धर्म और जाति के आधार पर कोई भी सरकारी नीतियां हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त
नहीं है। सही भी बात है, अगर कोई विदेशी नागरिक आकर भारतीय सुविधाओं का लाभ उठाना चाहेगा तो भारत सरकार बोलेगा ना भैया कि ये अपने नागरिकों के लिए, आपके लिए नहीं है। अनुच्छेद 15 में ये बात बताया गया है कि जो भी वर्ग या जो भी जातियां हैं, और दोस्तों अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जो जातियां हैं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, कोई भी वर्ग, उनके उत्थान के लिए राज्य काम करेगा। अब दोस्तों उसके बाद आता है लोक निवेदन में अवसरों की समानता। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला, उसे सब के सब लोग भर सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशों को प्राप्त नहीं है। अब कोई विदेश से आकर कहेगा मैं भारत में सरकारी नौकरी करूंगा तो उसको तो नहीं मिल सकता ना, इसीलिए ये अधिकार भी क्या है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार भारतीयों के लिए है और कुछ अधिकार भारत और विदेशियों दोनों के लिए है। इसीलिए आप इसको अच्छे तरह नोट करके रखिए कि कौन कौन अधिकार भारतीयों के लिए बस है और कौन कौन अधिकार भारत और विदेशियों दोनों के लिए है। बात आते हैं अनुच्छेद 17 में। दोस्तों अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत भेदभाव का निषेध करता है। और इस अनुच्छेद में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से को छुआछूत की दृष्टि देखना एक जघन्य अपराध है। और दोस्तों इसी के तहत 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया, और दोस्तों जिसको 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 नाम दे दिया गया। दोस्तों इसके बाद आता है अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया, मतलब कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन अगर राज्य सरकार किसी उपलब्धि के लिए किसी को उपाधि देता है तो उसमें इसकी छूट रहेगी। दोस्तों जैसे कि कोई परमवीर चक्र हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सारा का सारा जो पुरस्कार जो दिया जाता है राष्ट्रपति की ओर से, ये इसमें केवल छूट दी जाती है। लेकिन ये सब जो नाम को किसी उपनाम के आगे या पीछे हम लगा कर उपयोग नहीं किया सकता। मतलब अनुच्छेद 18 उपाधियों का तो अंत करता है और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही सरकार द्वारा ये सब उपाधियां और पुरस्कार दिए जाते हैं। और दोस्तों उपाधियों के लिए एक ये है कि मान लीजिए कोई अगर विदेश से कोई भारत में कोई भी अगर राजनयिक आकर कार्यरत है तो वो या तो अपने देश का उपाधि ले सकता है, और नहीं तो किसी और देश का अगर उपाधि लेगा तो उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद अगला मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 12 में है। दोस्तों अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया, मतलब हम अब चाहे तो अगर हम अपना बात को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, हम किसी के बारे में कोई भी राय बना सकते हैं। जैसे अगर कोई सरकार हमको अच्छी नहीं लगती, वो अच्छा काम नहीं करती, तो हम उसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं और इसी के अंतर्गत सरकार का आलोचना किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद आता है अनुच्छेद 20 जो दोष सिद्धि के विरुद्ध में संरक्षण देती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब तक किसी का अपराध साबित न हो जाए न्यायालय में, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, तब तक उसे आरोपी ही माना जाएगा। इसी के तहत दोस्तों देखिएगा जब भी पेपर में अगर किसी को ऊपर कार्रवाई चलते रहता है तो पेपर में शब्द आरोपित शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे दोषी का उपयोग नहीं किया जाता। जब न्यायालय द्वारा जब उसे दोषी मान लिया जाता है तब उसके लिए दोषी शब्द का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये इमरजेंसी काल के दौरान भी ये स्थगित नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद आता है अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के अपने अच्छे जीवन के लिए स्वच्छ वायु, अपने मन चाहे अपने स्वास्थ्यवर्धक जगह जाने आने का अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता। और दोस्तों अगर इमरजेंसी में भी इसका निलंबन नहीं किया जा सकता। दोस्तों इमरजेंसी में केवल अनुच्छेद 19 को ही निलंबन किया जा सकता है, किसी भी अपने विचारों को व्यक्त करने का। बाकी इस स्वतंत्रता को कोई भी इमरजेंसी रहे उसमें उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में हमें गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसको तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। और दोस्तों उसको अपने मनचाहे वकील से अगर वो बात करना चाहे, मिलना चाहे, तो उसकी भी मतलब मुहैया ये सरकार या पुलिस द्वारा कराया जाएगा। और दोस्तों उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा अपवाद एक कर दिया गया है कि जिस जगह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहां से लेकर न्यायालय तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उस समय को माइनस करके देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को गिरफ्तार जहां से किया गया वहां से न्यायालय की दूरी 1 घंटा है, तो इसे 24 के जगह पर 25 घंटा कर दिया जाएगा, वहां पर बस केवल छूट मिलती है। और दोस्तों ये अधिकार अगर कोई शत्रु देश का अगर कोई जासूस हो
या शत्रु देश से अगर कोई संदिग्ध मिला हो तो कुछ हद तक उसको ये अधिकार से मतलब वंचित रखा जा सकता है। अब दोस्तों अगला मूल अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। दोस्तों अनुच्छेद 23 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता और उससे बलात् श्रम नहीं लिया जा सकता। बलात् श्रम का मतलब समझ लीजिए कि हम उससे जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करवा सकते, भले पैसा देकर ही क्यों न करवाया जाए, उसकी मर्जी रहेगी तभी आप उससे काम करवा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद अगर अनुच्छेद 24 की बात किया जाए तो उसमें बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर पैसे देकर भी नहीं रखा जा सकता। इसी तहत देखते होंगे दोस्तों कई कई होटल में या कारखानों में एक बोर्ड पर लिखा रहता है कि हमारे पास के सारे कर्मचारी जो भी हैं वो 14 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, क्योंकि वो ये बताता है कोई भी राज्य सरकार को या संविधान को या पुलिस को कि हम भैया ऐसे लोगों को नहीं रखते। दोस्तों इसके बाद अगर अगला मौलिक अधिकार की बात करें तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके संबंधित अनुच्छेद जो है 25 से लेकर 28 तक है। दोस्तों अनुच्छेद 25 में अगर ये बात किया जाए तो अनुच्छेद 25 में इस बात का वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति कोई भी धर्म मान सकता है, किसी की भी उपासना कर सकता है, उसमें हम उसे रोक नहीं सकते और इसे रोकना एक अपराध है। दोस्तों इसमें किसी भी व्यक्ति को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन कराना या उसे लालच देकर उसे जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने धर्म को बदलता है तो उसके लिए उसको मना नहीं किया जा सकता। दोस्तों उसके बाद अगर अनुच्छेद 36 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की व्यवस्था की छूट दी जाती है, उसको अधिकार दिया जाता है कि कोई भी अपने धार्मिक कार्य को जैसे चाहे वैसे प्रबंधित कर सकता है। दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 27 की बात करें तो ये प्रमुख अनुच्छेद है धर्म से संबंधित। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई धर्म का बढ़ावे के लिए कोई किसी से चंदा ले रहा है या कुछ ले रहा है तो वो उससे जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता। जैसे कि कोई किसी खास धर्म से संबंधित है और कोई दूसरे धर्म का उसी धर्म का कोई प्रमुख व्यक्ति आकर बोल रहा है कि तुम मुझे मेरे धर्म की या इस धर्म के बढ़ावे के लिए जब मतलब चंदा दो, तो वो स्वेच्छा से ही मांग सकता है। जबरदस्ती किसी भी धर्म को के बढ़ावे के लिए उसमें चंदा देने से रोक लगाया गया है। और दोस्तों अगर अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो सकता है, उसको कोई इससे मना नहीं कर सकता। और दोस्तों इसमें लेकिन एक चीज है कि कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा पोषित है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। और दोस्तों आप लोग को ये बता दे रहा हूं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। मतलब कोई विदेशी नागरिक भी भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करता है, अपने धर्म की बात करता है, अपना धर्म को मानता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। नहीं कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में आकर अपने धर्म का प्रबंध कर रहा है तो भी उसे रोक नहीं सकते। ये सब अधिकार भारत के नागरिक और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। दोस्तों उसके बाद अगला मौलिक अधिकार शिक्षा और अपनी संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार है। दोस्तों इस मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। दोस्तों अगर अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो अनुच्छेद 29 मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। वो अपना कोई भी उसका जो संस्कृति है या शिक्षा है वो अपने को बना के रख सकता है, उसको उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि तुम इस संस्कृति को नहीं मानोगे या तुम अपनी कोई भी रीति रिवाज को आगे चलने नहीं दोगे। मतलब कि ये जो अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि अपने कोई भी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे संभाल कर रख सकते हो। और दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 30 की बात करें जो अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है तो उसमें दोस्तों ये उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और उनसे संबंधित प्रशासन कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा और विकास से संबंधित है। अब दोस्तों उसके बाद अगला मौलिक अधिकार जो था वो वैसे शुरू में आपको बताया संपत्ति का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया है। अब उस अधिकार को भारतीय संविधान की भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में शिफ्ट कर दिया गया है और ये मौलिक अधिकार न होकर अब विधिक अधिकार हो गया है। और विधिक अधिकार क्या होता है आपको जस्ट पहले मैंने बताया है। दोस्तों अब उसके बाद अगला मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन अगर किसी भी राज्य पुलिस द्वारा किसी के द्वारा हुआ है तो सीधे इसके लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपने पांच अधिकारों के तहत
इनके अधिकारों का संरक्षण करता है। और दोस्तों आप लोग को एक बार बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय को भारत के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी तरीके से किसी के मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर एक्टिव होकर उसे सीधे रोक सकता है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय 5 प्रकार के अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, इसका वर्णन हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहले उसका अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब ये सीधे सरकार को, राज्य को बोल सकता है कि तुमने जिसको बंदी बनाया मेरे सामने प्रस्तुत करो। और दूसरा ये है अधिकार परीक्षा, मतलब ये पूछ सकता है किस अधिकार से उसको आपने बंदी बनाया, उसका कारण बताओ। और तीसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब है कि मेरा दिया हुआ आदेश परम है और तुम अगर एक बार किसी मौलिक अधिकारों को लेकर अगर मैंने आदेश दे दिया तो उसे किसी भी तरीके से तुम बदलोगे नहीं। और दोस्तों अगला है उत्प्रेषण, मतलब तुम पूरी तरह से सूचित करो कि किस तरीके से तुमने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है। और अगला है प्रतिषेध, मतलब कि मैं साफ साफ मना करता हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। दोस्तों इसके साथ ही साथ मौलिक अधिकारों को लेकर न्यायालय द्वारा कई आदेश भी दिए गए हैं, कई वाद विवाद भी हुए हैं, हमको उसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। सबसे पहले है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद। इसके अंतर्गत न्यायालय ने साफ साफ माना कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संभव नहीं है। दोस्तों उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में न्यायालय ने यह बात माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और इसको लेकर बात आगे हो सकती है। और दोस्तों इसके बाद एक और वाद है जो 1980 में आया, इसमें मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ को लेकर हुआ। इसमें न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को मौलिक कर्तव्य से ऊपर रखा। दोस्तों इस तरीके से जो मौलिक अधिकारों का पूरा एक सूची कंप्लीट होता है और आप इसमें बताए गए चीज़ों को अच्छे से नोट करके रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आपके लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा काम का चीज़ साबित होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।